अभिवादन एवं स्वागत की। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा और एवं अपने गुरुजनों को अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रत्येक रविवार को मुहूर्त शास्त्र पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। मुहूर्त देखने के लिए या मुहूर्त निर्धारित करने के लिए या कुंडली का फलादेश करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं, सभी प्रारंभिक नियम ही। हम जितने अधिक विशेष तौर से सामान्य जानकारियां होंगी उतना ही हम लोगों का कुंडली का फलादेश अच्छा होगा। या कुंडली के फलादेश के लिए ग्रहों, कुंडली के सभी 12 भाव की सामान्य गुणधर्म, ग्रहों का गुणधर्म, राशियों का गुणधर्म, अगर इन तीनों चीजों का गुण धर्म का सही ढंग से जितनी अधिक ज्ञान है उतना ही अधिक अच्छा फलादेश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी मुहूर्त के निर्धारण के लिए जो पंचांग के 5 अंग बतलाए गए हैं उन 5 अंगों का सही ढंग से सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। हम सबों को जितना ही अच्छा से सामान्य जानकारी ज्ञात होगा हम उतना ही अच्छे ढंग से मुहूर्त का निर्धारण कर सकते हैं। पंचांग के 5 अंग जो होते हैं वह सामान्यतः सभी व्यक्तियों को मालूम होता है। उदाहरण स्वरूप तिथि, दिन, तीसरा कौन होगा, नक्षत्र, चौथा योग और करण, योग और करण, योग, करण, करण, कर्ण नहीं, कर नहीं गोड़ दे। कर। इन 5 चीजों का जितना ही हमें ज्ञान होगा उतना ही हमारे द्वारा कोई भी मुहूर्त का जब हम निर्धारण करते हैं कार्यों के लिए उत्तम होता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि कुंडली फलादेश के लिए मुख्यतः कितने चीज हैं, भाव, ग्रह एवं राशि, यही 3 चीज मुख्य रूप से है ना। ये गुरुदेव, भाव, ग्रह, राशि। अगर आप नक्षत्र की बात करते हैं तो फिर वह ग्रह के अंतर्गत आ जाता है कि ग्रह की सामान्य जानकारी, तो कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के किस चरण में होगा, कितने अंशात्मक मान तक होगा, तो उसका क्या फल हो सकता है, तो वह ग्रह के गुणधर्म में आ गया ना। कौन सी राशि राशि में गुरु जी आता है, राशि के अंदर नक्षत्र जी। हाँ, या राशि के अंतर्गत भी तो नक्षत्र हो गया और ग्रह के अंतर्गत भी। अगर हम ग्रह का गुण धर्म का फल में अगर हम अध्ययन करते हैं तो कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है तो उसके गुण धर्म क्या होंगे, तो वहां पर ग्रह के लिए भी आ जाएगा। कौन सी राशि में कौन सा नक्षत्र है तो किस प्रकार के गुण धर्म। यानी कि मुख्यतः अगर हम लोग कुंडली का फलादेश करते हैं तो मुख्यतः यही 3 चीज है ना, या और कुछ है। यही है जी गुरु जी, यही है। तो यदि आप, रमेश जी का कहना है कि यही है, रमेश जी भी विद्वान है और बातें वास्तविक भी है, तो कुंडली के फलादेश में 3 चीजों का ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जबकि पंचांग में मुहूर्त के लिए 5 चीजों का होना, सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। अब इस 5 में 5 अगर सही नहीं मिलते हैं तो कम से कम 4 मिले, 3 मिले, अधिक से अधिक चीज नहीं तो सर्वोत्तम चीज जब मुहूर्त शास्त्र के लिए, मुहूर्त के लिए जितने आवश्यक विषय वस्तु हैं वह मिले, यह कोई जरूरी नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलती है। तो इसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कल ज्योतिषार दिन में
वहां पे संस्कृत में एक श्लोक पढ़ने को देखने को मिला, वह है कि विवाह व्रत चूड़ासु गृहारंभ प्रवेशयो, ऐसे करके कुछ है। अंत में है कि शुभ कार्येषु विस्नाडिका, कि विवाह हो, व्रत हो, गृहारंभ हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी शुभ काम हो, उसमें यह अच्छा नहीं माना जाता। क्या नहीं अच्छा माना? 20 नाडिका लिखा गया है, तो इसे 20 घटी कहा जाता है। सामान्य भाषा में 20 घटी कह सकते हैं। यह 20 घटी क्या है? तो 20 घटी तिथि का ही एक भाग है। हम लोगों पिछली कक्षा में भी तिथि पर ही आधारित चर्चा हुई थी ना। जी गुरु जी। तो कक्षा का मतलब यह होता है कि जिस विषय वस्तु का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसमें से कुछ छूट ना जाए, इसका ख्याल रखा जाता। 20 घटी कब से कब तक है, इसके निर्धारण का समय भी है। हम कैसे निर्धारण कर सकते हैं? या ज्यादातर पंचांग में लिख दिया गया होता है, या आजकल सॉफ्टवेयर में भी दिखला दिया जाता है कि इतने समय से इतने समय तक 20 घटी है। अलग अलग स्थानों के लिए 20 घटी के समय में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि तिथियों के मान के आधार पर 20 घटी का निर्धारण होता है, और जगह बदलने के हिसाब से, दूरी के हिसाब से, कहीं सूर्योदय थोड़ा पहले तिथि, कहीं थोड़ा कुछ देर पहले से भोग करना शुरू कर देता है, कहीं से थोड़ा पहले। ऐसे होता है कि नहीं होता है? जी गुरु जी, होता है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे हम लोगों को जब भी मुहूर्त का निर्धारण करें तो बगैर पंचांग का न करें, पंचांग से ही मुहूर्त का निर्धारण करें, सॉफ्टवेयर से नहीं। क्योंकि सॉफ्टवेयर और पंचांग में अंतर हो जाता है। पंचांग का पीडीएफ सॉफ्ट हो मोबाइल में, वह ठीक है, क्योंकि पंचांग पर हमारे गुरुजनों ने हमें पंचांग पढ़ाया, एवं हम कोई भी शुभ काम के लिए मुहूर्त निकलवाते हैं या कोई भी शुभ काम करते हैं, तो शुभ कार्यों में हमारे अग्रजों, अभिभावकों का जितना ही अधिक सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त होता है, उतना ही हमारे कार्यों में शुभता बढ़ती चली जाती है। यह वास्तविकता है कि नहीं है? वास्तविकता है। तो इसके लिए हमारे अग्रज या हमारे अभिभावक पंचांग पर ज्यादा भरोसा करते हैं, करना भी चाहिए। पंचांग मतलब यही तिथि, दिन, नक्षत्र, योग और करण, जिस पुस्तक में दर्शाया गया है, जो समय सारणी बनाई गई है कि किस दिन कौन से तिथि कब से कब तक है, कौन से नक्षत्र कब से कब तक है, योग कब से कब तक है, करण कब से कब तक है, यह जहां पे है, जिस पुस्तक में है, उसी पुस्तक का नाम तो पंचांग है। उसी पुस्तक का नाम पंचांग है या किसी दूसरे का है? नहीं, उसी का पुस्तक का नाम पंचांग है। पंचांग रखा गया है। तो पंचांग, अब हम किस पंचांग का उपयोग करें? तो पंचांग क्षेत्रीय होता है। हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, उस इलाके में जिस पंचांग को अत्यधिक लोग रखते हैं या अधिक विद्वान गण रखते हैं, उस पंचांग को हमें भी रखना चाहिए। हमारे परिवेश में हमारे यहाँ के जो विद्वानगण हैं, वह विश्व पंचांग रखते हैं। हम भी विश्व पंचांग ही रखते हैं। उस अगर कोई काम करना होता है तो हम विश्व पंचांग से ही करते हैं। और उसके बाद में हमारे इलाके में ऋषिकेश पंचांग लोग रखता है। अब आते हैं, जैसा कि हमने अभी कुछ क्षण पहले कहा कि 20 घटी, 20 घटी क्या है? तो 20 घटी
यह अच्छा फल देने वाला नहीं है, यह विघ्न उत्पन्न करने वाला है, दुष्ट फल देने वाला है। अब किस तिथि को कब से कब तक 20 घटी होता है? तो 20 घटी सामान्यतः प्रत्येक तिथि में 4 घटी का होता है। प्रत्येक तिथि में चार घटी होता है। अब यह 4 घटी कब किस तिथि को कैसे कैसे, तो हमें जहां तक याद है यहां पर तीन संख्याएं हमें बतलाई गई, एक छोटा सा 4 संख्याएं बतलाया गया है और हमने उस संख्या को याद रट लिया पूरा। वह क्या है? पहला संख्या है 15,587। पहला संख्या 15,587। दूसरा संख्या है 75,487। दूसरा संख्या है 75,487। तीसरा संख्या है 10 3 13। 10 3 13। और चौथा संख्या याद है मुझे 1478 हो गया। यही 20 घटी है। अब इस 20 घटी को हम लोग कैसे समझेंगे? गुरु जी संख्या क्या है? वही तो हम बतलाने जा रहे हैं। अलग संख्या अलग, हाँ हाँ बतला मैंने रहे हैं। संख्या आया कहाँ से, कैसे आया ये? हाँ तो हम बता रहे हैं ना, अलग अलग गुरुजन अलग अलग प्रकार से समझाने की कला है लोगों को। हमें जिस गुरुजन ने पढ़ाया उन गुरुजनों का पढ़ाने का कला ही यही था। अब इसको समझने के लिए इस संख्या को हमारे गुरुजनों ने हमें किस प्रकार समझाया, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 13। 9 के बाद में 10 11 12 13 14 15 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और इसको 30 भी माने। अब यह जो 1 2 3 हमने लिखा यह तिथि है कि प्रतिपदा तिथि को 15 घटी के बाद 20 घटी शुरू हो जाती है। द्वितीय तिथि को 5 घटी के बाद 20 घटी शुरू होती है। तृतीय तिथि को 8 घटी के बाद 20 घटी शुरू होती है। चतुर्थी तिथि को 7 घटी के बाद में, पंचमी तिथि को 7 घटी के बाद, षष्ठी तिथि को 5 घटी के बाद में, सप्तमी तिथि को 4 घटी के बाद में। इस प्रकार से सभी तिथियों के बारे में आप समझ सकते हैं। जैसे द्वादशी तिथि को 13 घटी के बाद में, अमावस्या या पूर्णिमा को 8 घटी के बाद में। यह संख्या क्या है स्पष्ट हो गया? अब जी गुरु जी। अगर मान लिया जाए कि प्रतिपदा तिथि है तो 15 घटी समाप्त होने के बाद में 19 घटी तक, तो 15 4 19 हुआ। प्रत्येक तिथि में 4 घटी 20 घटी होता है। इस समय में, इन तिथियों के इस समय में काम शुरू करने पर कोई भी शुभ काम अच्छा नहीं होता, खराब हो जाता है, गलत है। अब मान लिया जाए कि हम निकालेंगे कैसे,
तो एक तिथि में सामान्यतः कितने घटी होते हैं? 60 घटी होते हैं। सामान्यतः 60 घटी होता है, कभी कभी थोड़े कमी बेसी भी हो सकते हैं, एक दो घटी। जैसे नक्षत्र के ही मान को ले लीजिए तो सामान्यतः 60 घटी हम लोग मानते हैं, लेकिन भवभोग निकालते हैं तो कभी 60 से 2-3 कम भी हो जाता है, कभी 2-3 ज्यादा भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता जी है। जी। ठीक उसी प्रकार से कोई तिथि थोड़ी बड़ी हो जाती है, कोई तिथि थोड़ी छोटी हो जाती है। तो जो तिथि अगर बड़ा है तो थोड़ा घटी की लंबाई बड़ी हो जाएगी। अब मान लिया कि अगर 60 घटी है, कोई भी तिथि को ले ले, अगर पंचमी तिथि ही लेते हैं तो 60 घटी, तो नहीं ना, हाँ, पंचमी तिथि को ही लेते हैं तो 7 घटी से लेकर, यानी कि 7 घटी समाप्त होने से लेकर 7-4-11 घटी तक 20 घटी हो गया। तो अब इस कितने देर, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक है वो? कोई सदस्यगण अपने भी विचार दें। सूर्योदय के बाद लिया जाएगा कि गुरुजी क्या? नहीं ना, यही तो बात है। हाँ, तो यह जो है, अगर मान लिया जाए कि पंचमी तिथि की बात हो रही है, पंचमी तिथि 7 घटी के बाद 11 घटी तक 20 घटी है, और आज ही यदि, या आज कौन सा तिथि है? षष्ठी किसी तिथि है। आज खष्टी तिथि है। चलिए, तो हम खष्टी तिथि को उदाहरण मान ले। और रमेश जी, क्या आपके पास में अभी पंचांग है? जी जी जी। अब पंचांग का पन्ना खोल के देखिए कि आज खष्टी तिथि कब से है और कब तक है। खष्टी तिथि का शुभारंभ कब से हुआ और कब समाप्त होगा? घटी पॉल है 52-4 है, रात के 2:12 तक है हिस्केश पंचांग के अनुसार। जी अच्छा, ठीक है। आज रात 2:12 तक है ना? जी जी। 2:12 तक रात में। और शुभारंभ कब से हुआ है, मतलब आरंभ कब से हुआ है? रात 2:24 से शुरू हुआ है, रात्रि से। हाँ, 2:24 रात्रि से शुरू हुआ और अभी खष्टी तिथि व्यतीत हो रही है जी ना? जी जी। तो अब यहाँ 2:36 से गुरुजी। 2:36। महावीर पंचांग में होगा, हिस्केश पंचांग के अनुसार बता रहे हैं। कोई बात नहीं, पंचांग कोई भी हो, अलग अलग पंचांगों में थोड़ा सा समयों में अंतर होता है, इस बात को हम सभी जानते भी हैं। और तो जो पंचांग आपके हाथ में नजर आ जाए, जो, और उसी पंचांग को सर्वोत्तम पंचांग मानते हुए अपने मुहूर्त का निर्धारण करें। पंचांग पर कभी भी शक न करें कि हाँ भाई, दूसरा पंचांग भी इस प्रकार हो सकता है, नहीं। जो पंचांग का उपयोग करते हैं वही आपके लिए सर्वोत्तम है जी। तो अब यहाँ पर देखा जाए, यह कितने देर का हो गया नक्षत्र, भले तिथि। घटी से कहिएगा तो 60 घटी हुआ, तो 5 घटी बीतने के बाद में 60 तो घटी एक पल का हो गया गुरुजी। हाँ, एक पल का छोड़िए, राउंडे फिगर में लेते हैं ना। जी। तो यह जो है 24 घंटे में, यह 2:24 से 2:12 तक है, यानी कि 24 घंटे में 12 मिनट कम ही है ना। 24 घंटा में 12 मिनट कम हो गया, क्योंकि 2:24 से शुरू है और 2:12 तक ही है। 2:24 तक होता तब 24 घंटे होते ना पूरे। तो अब इस 24 घंटा को 60 से भाग देंगे कि वो घटी आ जाएगा। अब इसको भी 12 मिनट कम कर लेंगे, तो 24 में घंटा को 60 से भाग देने के लिए मिनट में बदल लीजिए पहले। 24 घंटा को अगर 60 से भाग देंगे
तो कितना मिनट होगा? घटी सामान्यतः कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की। 24 मिनट की एक घटी होती है, जी इतना हम सभी जानते हैं। तो अब षष्ठी तिथि के दिन 5 घटी बीत जाने के बाद में, यानी कि 24 25, 5 चौके 20 के 16 हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12, यानी कि 120 मिनट 2 बीत घंटे जाने। हुआ जी। हाँ, तो आज या 2 घंटे बीत जाने के बाद में, यानी कि 2:24 के बाद में 2 घंटा बीता, तो 4:24 से 20 घटी शुरू हुआ। 4:24 से 20 घटी शुरू हुआ, जो कितने देर तक रहेगा? तो 4 घटी रहेगा। 24 मिनट एक घटी का होता है, तो 24 चौक 96। अब इसमें 96 जोड़ देंगे, तो 4:24 में अगर 4:24 में 96 मिनट जोड़ेंगे, तो 96 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा 36 मिनट ना। जी जी तो यह कितना हो गया? 6 4 10, हाथ में एक, एक यहाँ एक और 2 3 और 3 6, यह भी पूरा घंटा हो गया। 4 1 5 1 6, यानी कि 4:24 से लेकर 6 बजे सुबह तक आज 20 घटी था, आज के तारीख में। अलग अलग तिथियों के लिए अलग अलग प्रकार से, मतलब अलग अलग समय हो सकते हैं तिथि के भोग के अनुसार। गुरुजी 4 घटी का एक बार समझा दीजिए। प्रत्येक तिथि में 20 घटी 4 घटी का ही होता है, ऐसा पुस्तकों में वर्णित है, बतलाया गया। अब किस तिथि को कब से कब तक रहेगा 20 घटी, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। अब कोई भी एक अन्य तिथि को ले ले, उदाहरण स्वरूप आने वाले दिन के लिए। अब आप ही लोग बोले किस तिथि के दिन हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले। तिथि बोले आप लोग, एक तो करंट का हम लोगों ने कर लिया, एक दूसरा कर लेते हैं। चतुर्दशी। चतुर्दशी। अब रमेश जी चतुर्दशी तिथि देखिए, इसी पक्ष में, जो पक्ष अभी चल रहा है, इस पक्ष में चतुर्दशी तिथि कब से कब तक है? 10:54 तक है सोमवार को। 10:54 दिन में या रात में? दिन में गुरुजी। दिन में 10:54 तक है। और शुरू कब से हो रहा है? पिछले दिन शुरू कब से हो रहा है? रविवार को दिन में 1:22 से शुरू हो रहा है। अब 1:22 दिन में शुरू हो रहा है। 22 तक है, 1:22 तक है, त्रयोदशी है रविवार को। हाँ, तो वही 1:22 से मान लीजिए ना कि तो 1:22 तक है, तो फिर 22 के बाद से ही तो समझना है। तो फिर इसको अब 10:54 में से 1:22 घटा देंगे, जी। तो 10:54 तो इधर है ही। अब यह 1:22 है, तो रात्रि के 12 बजे से पहले हम 12 में से 1:22 घटा देंगे, जी यानी कि रात के 12 बजे में से 1:22 घटा देंगे, या हुआ 60, या हो गया 11। 60 में से 22 घटा हुआ 38, 11 में से 1 गया हुआ 10, 38, 10 घंटा 38 मिनट या हुआ। और अगले दिन 10:54 तक है, तो इसको 10 38 जोड़ लेंगे, तो 8 4 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6 और 3 9, तो यह 92 को यहाँ पर 32 कर देंगे, एक यहाँ पर हो गया, तो 10 10 20 और 1 21 घंटा 32 मिनट हुआ। 21 घंटा 32 मिनट हुआ। अब इसका 20 घटी का समय कम हो जाएगा कि नहीं? तो 24 घंटा पर ना, अगर तिथि का मान राउंड फिगर में आप 24 घंटा के अगल बगल में है, 10-5 मिनट इधर उधर के लिए कोई बात नहीं, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा अंतर हो गया। तो इसको क्या करेंगे? मिनट में बदल देंगे। 21 गुने 60 कितना हो गया? 0, 6 एकम 6 और 6 दूना 12, 1260 हुआ। 21 में 60 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 1260 हुआ जी। और यह कितना है? 32 को जोड़ लेंगे 1260 में,
तो 1292 हुआ। 1292 हुआ जी। अब इसमें 60 घटी है तो 60 से भाग दे देंगे, 1292 में 60 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 2153 हो रहा है जी। 2153। कैलकुलेटर से भाग दिए हैं जी। तो कैलकुलेटर का मतलब हो गया कि 21 मिनट और ये 53 हो गया आधे मिनट, क्योंकि मोबाइल सॉफ्टवेयर में वह आधा होता है 50, अंतर हो जाता है जी। हाँ, और या सेकेंड 32 हुआ लगभग, 32 हुआ लगभग। माही रखिए ना, तो यह 21 मिनट 30 सेकेंड रखिए ना, 32 सेकंड जी जी, हाँ 30 सेकंड जी। 30। अब देखा जाए कि किस चतुर्दशी तिथि की बात हुई थी। चतुर्दशी तिथि का 20 घटी शुरू होता है 7 घटी के बाद से, 7 घटी के बाद। तो अब यहाँ पर देखा जाए, जरा सा बोर्ड साफ करने दीजिए, जब गणित वाली बात चलती है तो थोड़ा सा यही दिक्कत होता है। इसके परिहार पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। आज की कक्षा इस 20 घटी पर अपने आप में पूर्ण कक्षा होगी। तो यह 21.5 हुआ, 21 मिनट 30 सेकेंड। चतुर्दशी तिथि के दिन 7 घटी व्यतीत हो जाने के बाद में 20 घटी शुरू होता है, तो हम लोग इसको 7 से गुना कर लेंगे। तो यह 30 सेकेंड में 7 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पर 30 सेकेंड ही हो जाएगा, फिर बचेगा 3 मिनट। यानी कि 30 सेकेंड को 7 से गुना कीजिएगा तो 3.5 मिनट होगा कि नहीं होगा जी। तो यह 3 हाथ में रह गया, 3 जोड़ लेंगे, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो 7 एकम 7, 3 10 के 0 हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 15, यानी कि 150 मिनट हुआ, 30 सेकेंड हुआ। 30 सेकेंड को छोड़ दें, राउंड फिगर कीजिए तो 150 मिनट हुआ। 150 मिनट हुआ कितना? 2.5 घंटा हुआ कि नहीं हुआ जी। 2 घंटा 30 मिनट हुआ। अब यह तिथि रविवार को दिन में 1:22 से शुरू हुआ, जो 2:30 के बाद में, मतलब 2:30 नहीं, 2 तिथि शुभारंभ होने के 2 घंटा 30 मिनट के बाद में 20 घटी शुरू हुआ। तो इसमें 2 30 जोड़ देंगे तो 2 3 2 5, 1 और 2 3, यानी कि 3:52 से 20 घटी शुरू हुआ। कितने देर रहेगा? तो 4 घटी रहेगा। तो 21 में हम 21 30 में, यानी कि 21.5 में 4 से गुना कर लेंगे तो 21 चौका 84, और ये इस क्या हो गया 2 मिनट। 30 सेकेंड में 4 से गुना करेंगे तो 2 मिनट हो जाएगा, तो यह 86 मिनट हुआ। तो 86 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा 26 मिनट, यानी कि 3:52 से 20 घटी शुरू हुआ और 1 घंटा 26 मिनट तक चला। तो कितने बजे तक? तो 6 2 8, 5 2 7, यह 78 को 18 ही मान लेंगे, 60 के बाद में 1 घंटा हो जाता है जी। 1 हो गया तो 1 1 2 और 3 5, यानी कि 3:52 से लेकर रविवार के दिन ही, जो चतुर्दशी तिथि रविवार के दिन शुरू हुआ था 1:22 दिन में, उसी दिन 3:52 से लेकर 5:18 तक 20 घटी हुआ। इतने बीच में कोई भी काम अगर हम करते हैं, संकल्प वगैरह करते हैं, तो यह अच्छा नहीं होता, पूर्ण फल यह यज्ञ देने वाला नहीं होता, नहीं हो सकता। ऐसा पुस्तक में कर देते, इसी को कहते हैं 20 घटी। आजकल हम तो ये नहीं कहते कि सभी विद्वानगण ऐसे ही करते हैं, बहुत विद्वानगण बहुत ही किसी भी यज्ञ के संशोधन के लिए संकल्प का एक निश्चित समय निकालते हैं कि इतने बजे संकल्प होगा। गुरु जी, हाँ जी, ये 21 30 में 7 घटी
21-30 मिनट में आया ना गुरुजी? 21 मिनट 30 सेकेंड, हाँ, क्योंकि मिनट में आया है। हाँ, क्योंकि तिथि का मान छोटा हो गया। तो उसमें 7 घटी से, इस 7 घटी रहता है तो मिनट में 7 घटी से यहाँ मल्टीपल किए। तो 21.5 मिनट का एक घटी बना है ना, तो 7 घटी तक तो ठीक है। तो 21-30 में 7 से गुना कर देंगे तो जितना समय रहेगा उतना तक ठीक है। फिर उसके बाद से 4 घटी गड़बड़ है। गुरु जी, हाँ जी, एक और तिथि को कोई ऐसे कर ले। ठीक है, कर लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा इसके परिहार पर चर्चा कर लेते हैं। फिर परिहार का चर्चा करने के बाद में पुनः हम इसी विषय वस्तु पर आ जाएंगे। ठीक है। अब परिहार भी जरूरी है। परिहार क्या है इसका, सो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो परिहार के लिए जिस समय हमको काम करना हो, शुभारंभ किसी भी काम का करना है, यात्रा के लिए घर से निकलना है, या यज्ञ का संकल्प करना है, संकल्प ही प्रधान होता है ना। जी गुरुदेव। संकल्प प्रधान होता है, शुभारंभ प्रधान होता है। तो जिस समय हम घर से निकल रहे हो, संकल्प कर रहे हो यज्ञ अनुष्ठान के लिए, उस समय जो लग्न व्यतीत हो रहा हो, जो लग्न व्यतीत हो रहा हो, लग्न से केंद्र या त्रिकोण में चंद्रमा हो, या लाभ भाव में चंद्रमा हो। लाभ भाव इसलिए ले लिया जाता है कि लाभ भाव में बैठे हुए, 11वें भाव में बैठे हुए कोई भी ग्रह लग्न को सपोर्ट करते हैं, लग्न को मजबूत करते हैं, इसलिए 11वें भाव को भी लिया जा सकता है। क्योंकि कोई भी काम यह चंद्रमा प्रधान होता है, कार्य कोई भी हो चंद्रमा प्रधान हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, और मन लग्न से अच्छे इस जगहों पर हो तो अच्छी बात है। लेकिन यह भी देखना है कि चंद्रमा है, अगर मान लिया जाए कि लग्न कोई भी बन रहा हो, चंद्रमा 10वें भाव में ही है, यहीं पे है, और यहीं पे 8 नंबर की राशि हो जाए, अगर चंद्रमा नीच का है तो फिर क्या फायदा? तब क्या दोष खत्म होगा? नहीं होगा। नहीं। और सामान्यतः चंद्रमा अस्त न हो तो सामान्यतः चंद्रमा अस्त की बात है तो वह अमावस्या तिथि होती है। अमावस्या तिथि को वैसे भी कोई शुभ काम कोई नहीं करना चाहिए। नहीं करता है। या चंद्रमा हो या लग्न, जो लग्न बन रहा हो, अब तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग लग्नों का चयन किया जाता है। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि स्थिर लग्न में ही सभी कार्य होंगे, चर लग्न में ही सभी काम होंगे, द्विस्वभाव लग्न में ही सभी काम होंगे। अलग अलग लग्नों में अलग अलग कार्य किए जाते हैं। सभी लग्न उत्तम है, लग्नेश कोई भी हो सकते हैं। अगर लग्न अभी गुरु जी अभी का उदाहरण लिया जाए, मिथुन लग्न अभी चल रहा है। अच्छा, तो मिथुन लग्न चल रहा है, ठीक है। तो 3, 1 मिनट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। चंद्रमा कहाँ है बता, बोलिए। चंद्रमा मकर राशि में है जी। मकर यहाँ हो गए। अच्छा, इसके बाद में बुधदेव कहाँ है? बुध है मेष राशि में जी। सूर्य कहाँ है? सूर्य तो अभी वृष राशि में है जी। सूर्यदेव वृषभ राशि में है ना जी।
हो गया, बस इतना ही की आवश्यकता है। ठीक। अब इसके बाद में यदि सभी ग्रहों की स्थिति को देख लें तो और उत्तम होता है। यदि नहीं भी देखते हैं तो वह काम चलने वाली बात हो जाती है, लेकिन सभी ग्रहों को देख लेना चाहिए। तो सभी ग्रहों के लिए अभी लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं, मंगल देव यहां पर हैं, ठीक है। केतु देव दसम भाव में हैं, केतु देव चौथे भाव में, राहु देव यहां पर हैं, शनि भी है, शुक्र भी है, चंद्रमा यहां हो ही गया। अब यहां पर देखा जाए कि लग्न में सुभग्र है, लग्न मजबूत हो गया, लग्नेश 11वें भाव में है, यह भी ठीक हो गया। लग्नेश अस्त, जब राशि बदल जाता है तो अस्त दोष नहीं लगता, राशि बदल जाता है तो अस्त दोष न के बराबर लगता, न के बराबर। राशि बदल जाने पर अस्त दोष होता है लेकिन न के बराबर लगता है। बुध को वैसे भी अस्त दोष नहीं लगता, क्योंकि अधिकांशतः समय यह अस्त ही रहता है, बुध अभ्यस्त हो चुका है। तो यह लग्न ठीक हो गया, लग्न ठीक हो गया, उत्तम लग्न हो गया। यह इससे बेहतर लग्न कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि लग्न में केंद्र भाव के स्वामी त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। यह 7वां 10वां भाव केंद्र भाव कहा जाता है, लग्न को त्रिकोण भी कहते हैं, केंद्र भी कहते हैं। तो त्रिकोण भाव का स्वामी लग्न, केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण में बैठ गया। एवं यदि मंगल नीच का है तो चंद्रमा के द्वारा देखा जा रहा है, नीच भंग हो गया। शुक्रदेव उच्च के हैं, शुक्र एवं राहु की युति भी है। अंशात्मक मान जो हो, प्रथम दृष्टया हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शुक्र देव त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ जब राहु देव केंद्र में बैठते हैं तो कुंडली मजबूत हो जाती है। कोई भी ग्रह मित्र के साथ में होता है तो वह ग्रह मजबूत हो जाता है। शनि अपने मित्र के साथ में है, शुक्र राहु दोनों शनि के मित्र ही हैं। भाग्य भाव के भी स्वामी हैं ये, क्योंकि इनकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में बैठा बना हुआ है। अच्छी स्थिति, ठीक ही तो है। पीड़ित भाव के मतलब बुरे फलदाता भाव के स्वामी बुरे भाव में हों और पीड़ित हो तो और ठीक ही है। तो यहाँ पर सूर्य देव तीसरे भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हुए, ठीक है। शनि के द्वारा दृष्ट भी है, नुकसानदायक स्थिति उतनी नहीं है। लगन तो कम से कम ठीक ठाक है। अब बातें स्पष्ट हुई। तो कहने का मतलब यह है कि जिस समय 20 घटी हो तो हम लोग लग्न कुंडली बनाए, लग्न कुंडली में देखें चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में है या नहीं है। यदि चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में नहीं है तो लग्न को देखें कि लग्न काफी मजबूत है कि नहीं है। तो यहाँ लग्न काफी मजबूत है, क्योंकि लग्न में केंद्र भाव के स्वामी बैठे हुए हैं। लग्नेश कुंडली में कहीं भी हो, कम से कम 6ठे 8वें 12वें में ना हो, या कुंडली में के अन्य किसी भी भाव में हो, या कुंडली के किसी भी भाव में हो, 6ठे 8वें 12वें में ही क्यों ना हो, लेकिन अपने स्वराशि को अगर हो जाते हैं तो दोष नहीं लगता। यानी कि लग्नेश शुभ हो तो अच्छी बात है। बातें स्पष्ट हुई परिहार का या नहीं? गुरु जी थोड़ा समझा दीजिएगा कि लग्नेश अगर स्वराशि, लग्नेश यदि स्वराशि का कहीं भी बैठा हुआ हो तो 20 घटी दोष नहीं लगता। लग्न शुभ प्रभावित हो 20 घटी दोष नहीं लगता। या अगर यह नहीं है तो चंद्रमा अच्छे स्थिति का होकर केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में हो तो दोष नहीं लगता।
इसके लिए संस्कृत में एक श्लोक है, याद नहीं आ रहा है कितना श्लोक व्यक्ति याद करे। पहले के जमाना था हम लोग श्लोक रटा करते थे, लेकिन अब तो खैर न रटने की उम्र है और ना ही कुछ। पहले मुहूर्त का निर्धारण हम ही करते थे, कुंडली का प्रादेश करते थे, तो संस्कृत का श्लोक बोलते भी थे। जहां मुहूर्त का निर्धारण करते थे तो बोलते थे, पुस्तक का नाम बोलते थे, एक दो श्लोक बोलते थे, लोग प्रभावित भी होते थे। लेकिन अब धीरे 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 जिन चीजों का उपयोग करना आदमी बंद कर देता है, वह स्मरण से धीरे धीरे उतरता चला जाता है। आप ही लोग बतलाएं कि आज से कुछ वर्ष पहले जब इतना मोबाइल नहीं था, कम था, लैंडलाइन फोन ज्यादा थे, तो सभी व्यक्तियों को कम से कम 50 मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर वैसे याद था। हमारे घर पर भी लैंडलाइन फोन लगा हुआ था। अब हमारे घर का जो नंबर था वह भी मुझे अभी याद नहीं है। सभी मोबाइल नंबर या वह फोन नंबर स्मरण से हमारे समाप्त हो गए, उतर गए। यही स्थिति आप लोगों की भी हुई होगी ना? आप लोग भी पहले मोबाइल नंबर आप लोगों को अधिकांशतः कई व्यक्तियों का याद था कि नहीं था? हाँ गुरुदेव, और आज आज कम हो गया। आज एक दो याद है, बाहर का, घर का भी नंबर याद नहीं है। घर का भी नंबर याद नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों को उसकी आवश्यकता ही नहीं है। यह मोबाइल है ना, उसमें सब सेव है। यानी कि हम मोबाइल कम मजबूत थोड़े है, बहुत मजबूत है, बहुत चीजों को यह लेकर चलता है। और इसके बाद में